दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कल हमने अपने बायोलॉजी का प्रथम टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था। आज हम आप लोगों के समक्ष अपना दूसरा टॉपिक ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक में हमने सभी तथ्यों को बड़ी ही मेहनत से सजा करके आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। तो आप लोग देखेंगे, यदि आपने कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है, टीजीटी, पीजीटी या कोई और, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके लिए मिलने ही वाले हैं, क्योंकि साइटोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, जेनेटिक्स, फंजाई, एल्गी, ये सारे टॉपिक की हल्की हल्की बातें हमने इस टॉपिक में की हैं। सभी के साइंटिस्ट के बारे में हमने यहाँ पे बात की है, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स के बारे में बात की है। तो यहाँ से ये टॉपिक ऐसा है कि क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आप लोग एक बार हमारे साथ साथ इस टॉपिक के लिए पढ़िएगा। यदि आपके लिए पहले से आता है तो इसके लिए रिवाइज करिएगा, और साथ में कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जो बायो से रिलेटेड होगा, तो इससे आने वाले क्वेश्चन आपके लिए 100% मिलेंगे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें। तो हम इस सेशन के लिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बायोलॉजी की ब्रांच ली है वो ली है साइटोलॉजी। इसके लिए हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान। क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान बोलते हैं। तो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का अध्ययन करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि कोशिका विज्ञान है तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल यानी कि सेल का अध्ययन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सेल की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी के लिए मालूम होता है जो लोग बायो पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी बायोलॉजी की स्टार्टिंग होती है तो यहीं से होती है। तो फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन आप इसके लिए एक बार और पढ़िएगा कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, इसीलिए इनके लिए साइटोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके होते हैं कि कोशिका की खोज किसने की और साइटोलॉजी की फादर कौन है। ठीक है, अगला जो इसमें है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की फादर तो मोस्टली लोगों के लिए पता होता है, लेकिन मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है? स्वानसन है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो इसे आप लोग बहुत ध्यान देंगे कि मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है? स्वानसन है। अगला पॉइंट है फेमस इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है। तो इंडियन फेमस साइटोलॉजिस्ट कौन है? ए के शर्मा। ए के शर्मा इज फेमस इंडियन साइटोलॉजिस्ट। फेमस इंडियन साइटोलॉजिस्ट ए के शर्मा ने और भी काम किया था। इन्होंने क्या किया था, यानी कि ए के शर्मा रिपोर्टेड द वेरिएशन इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। इन्होंने क्या किया था? क्रोमोसोम के जो संरचना में जो केमिकल वेरिएशन होता है उसकी खोज की थी। इन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम में होने वाले केमिकल कंपोजिशन में होने वाली विभिन्नताओं के बारे में। तो इनके लिए हम निश्चित याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स के वेरिएशन की खोज किसने की थी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए के शर्मा जी ने इसकी खोज की थी। अगला जो पॉइंट है कि इनके लिए, इसी कार्य के लिए 1983 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ए के शर्मा जी के लिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के वेरिएशन के लिए पद्म भूषण कब प्रदान किया गया। तो ये हम सब लोगों के लिए पता होना चाहिए कि 1983 में ये प्रदान किया गया था। आइए अगले ब्रांच की ओर चलते हैं। ओहो,
अगली ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत के सबसे फेमस एम्ब्रायोलॉजिस्ट कौन है? डॉक्टर पी माहेश्वरी। ठीक है, इनके लिए लंदन में रॉयल सोसाइटी इन लंदन में फेलो के लिए चुना गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो इन्होंने क्या किया था, 1904 से लेकर के 1966 तक अपना वर्क किया था प्रोफेसर पी माहेश्वरी ने। इनके लिए एम्ब्रायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग जो भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो पादप का भ्रूण हो या जंतु का भ्रूण हो, तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? भ्रूण का अध्ययन करते हैं। एम्ब्रायोलॉजी के लिए हिंदी में भ्रूणकी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसमें कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये बुक बहुत सारे एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज़ पूछ ली जाती है कि इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि डॉक्टर प्रोफेसर पी माहेश्वरी के द्वारा इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बुक लिखी गई थी। अगली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ के लिए देखते हैं तो उसको बाहर से देख करके कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो बाहर से जो चीज़ हमें दिखती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो बाहरी संरचना जो दिखती है, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें पॉइंट है कि ब्रांच डील विद द फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है? रूप। एंड फीचर का अध्ययन करते हैं उसके। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द ब्रांच विच डील्स विद द फॉर्म एंड फीचर्स। आगे ब्रांच की ओर चलते हैं। अगली ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के लिए हिंदी में हम बोलते हैं ऊतक विज्ञान। क्या बोलते हैं? ऊतक विज्ञान। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? ऊतकों का अध्ययन करते हैं, यानी कि टिश्यू का अध्ययन करते हैं। टिश्यू का अध्ययन करते हैं। टिश्यू ये होते क्या हैं? यानी कि कोशिकाओं के वे समूह। ये मान लो, ये हम चित्र जो बना रहे हैं, ये क्या छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। ये इनका कोई समूह है, यानी कि ग्रुप ऑफ द सेल्स, जो क्या होता है? स्ट्रक्चर में सेम होता है। स्ट्रक्चर पे क्या होता है? सेम होता है। और इनका फंक्शन भी कैसा होता है? सेम होता है। तो इन सेल्स के जो ग्रुप होते हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो जो टिश्यू है, यानी कि हिस्टो जो वर्ड है वो किससे लिया गया है? इसका मतलब है टिश्यू। ठीक है, हिस्टो का मतलब क्या है? टिश्यू। प्रोफेसर बी पुरी क्या थे? फेमस इंडियन मॉर्फोलॉजिस्ट थे। ये क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं, टाइपिंग की मिस्टेक है ये। अगली जो ब्रांच है वो है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है और उसकी एनवायरनमेंट के साथ जो रहता है, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी के अंतर्गत हम किसी भी जीव और उसके चारों ओर का जो पर्यावरण होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लो, जिस पर्यावरण में, जैसे कोई तालाब है, तालाब के अंदर जो जीव पाए जाते हैं, उनका तालाब के जल से, वहाँ की वनस्पति से, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, उस तालाब में घुले हुए केमिकल से जो भी रिलेशन होता है, उसका अंतर्गत हम किसके अंतर्गत करते हैं? इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि डटजियन
डटजियोन ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, उसने क्या किया था, भारत में इकोलॉजी की स्टडी के लिए प्रारंभ किया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में इकोलॉजी का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो हमें ये पता होना चाहिए डटजियोन के द्वारा इकोलॉजी का अध्ययन प्रारंभ किया गया था। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके लिए इसी प्रकार से सारे मिलते रहेंगे। प्रोफेसर आर मिश्रा बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं ये। प्रोफेसर आर मिश्रा ये क्या थे, बहुत ही फेमस इंडियन इकोलॉजिस्ट थे। इनका जो पूरा नाम है वो है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा, ठीक है। ये क्या है, इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं। इनके लिए फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगली ब्रांच की ओर चलते हैं। अगली जो ब्रांच है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्लांट के अंदर होने वाली जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो या कोई भी अन्य प्रोसेस हो, जितनी भी प्रोसेस होती हैं उन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें इससे जुड़े हुए कुछ मुख्य वैज्ञानिक हैं, यानी कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, स्टीफन हेल्स। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो टीजीटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है। तो हमें ये पता होना चाहिए प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है, स्टीफन हेल्स हैं। अगला पॉइंट है जेसी बोस, जे चिनॉय और के नंदा एंड जीएस सिरोही। ये क्या थे, फेमस इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे। भारत के ये चार नाम आपके लिए याद रखने हैं, जेसी बोस, नंबर 2 जे चिनॉय, नंबर 3 के नंदा एंड नंबर 4 जीएस सिरोही। ये क्या है, भारत के फेमस प्लांट फिजियोलॉजिस्ट रहे हैं। अगली जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या है कि जेनेटिक्स के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं, यानी कि माता पिता से संतानों में पहुंचने वाले जो लक्षण होते हैं उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स सभी लोग जानते होंगे कौन है, बहुत ही फेमस नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। सभी लोग इनके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। इन्होंने आनुवंशिकी पे बहुत ज़्यादा काम किया था और ये मटर के पौधे पर प्रयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इन्होंने 3 नियम भी दिए थे, जिनके लिए हमने 9 से लेकर के बीएससी तक भर भर के पढ़ा हुआ है। जेनेटिक्स के बारे में अगला जो पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि जेनेटिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हेरिडिटी यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण और जीवों में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। और अगला और ज़्यादा फेमस नाम है ये, और कई सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन हैं। तो ये क्वेश्चन तो सबके लिए पता होता है कि जेनेटिक्स के फादर कौन हैं, तो सभी को पता होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन कभी कभी बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, वो ये नहीं देखते कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के बारे में पूछा गया है, तो वो क्या करते हैं, गलत आंसर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए आंसर को अच्छे तरीके से समझना है। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है,
T.H. मॉर्गन। T.H. मॉर्गन, ये नाम बिल्कुल याद रहना चाहिए कि T.H. मॉर्गन कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हैं। ठीक है। अगर हम इनके बारे में और बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, ड्रोसोफिला नामक, ड्रोसोफिला पे इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रोफेसर R.P. रॉय, ये क्या थे, फेमस इंडियन साइटोजेनेटिक्स साइंटिस्ट थे। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि इंडियन साइटोजेनेटिक्स साइंटिस्ट कौन है, तो आपके लिए पता होना चाहिए कि R.P. रॉय का नाम आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। R.P. रॉय कौन थे, फेमस इंडियन साइटोजेनेटिस्ट साइंटिस्ट थे। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भले ही टॉपिक हम बहुत छोटा करके लेके आए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टीफन हिल्स के बारे में हमने बताया, J.C. बोस के बारे में बताया, J.J. चुनाय के बारे में बताया, K.K. नंदा के बारे में बताया, G.S. रोही के बारे में बताया, T.H. मॉर्गन के बारे में बताया, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बताया। तो क्या आपके लिए लगता है कि ये सारे क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आपके लिए देखने को नहीं मिलेंगे? यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो 100% ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, यानी कि ब्रांच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। इसके बारे में जो फेमस साइंटिस्ट हैं वो कौन रहे हैं, कैरोलस लीनियस रहे हैं। लीनियस साहब का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल की तरह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस है। ठीक है। और इनके लिए मॉडर्न बॉटनी का भी जनक कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि मॉडर्न बॉटनी का जनक क्या है, तो एकदम से बच्चे कहाँ भाग जाएंगे, थियोफ्रेस्टस की ओर भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थियोफ्रेस्टस इसका आंसर नहीं है। थियोफ्रेस्टस तो बॉटनी के जनक हैं, लेकिन यहाँ पर मॉडर्न बॉटनी के जनक के बारे में बात की गई है। तो आपके लिए ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है, कैरोलस लीनियस है। ठीक है। इनके लिए द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। और किसका जनक कहा जाता है, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति का जनक भी इनके लिए कहा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कैरोलस लीनियस की नाम की जब बात आती है कि द्विनाम पद्धति का जनक कौन है, तब भी कैरोलस लीनियस ही होंगे। और टैक्सोनॉमी का जनक कौन है, तब भी क्या है, कैरोलस लीनियस ही होंगे। तो ये बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक नाम आपने बहुत कम सुना होगा जो आप आगे सुनने जा रहे हैं, एच शांतापाव। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 90% बच्चे इसका आंसर देने में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, यानी कि जब भी टैक्सोनॉमी की बात आती है तो केवल एक ही वैज्ञानिक का नाम याद आता है, कैरोलस लीनियस। लेकिन जब भारतीय टैक्सोनॉमी के जनक के बारे में बात की जाती है तो बच्चों के लिए ये पता ही नहीं होता। तो भारतीय टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, एच शांतापाव। ये नाम बिल्कुल रट जाना चाहिए, एच शांतापाव। भारतीय टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, एच शांतापाव। ठीक है। अगली जो ब्रांच है वो है पैलियोबॉटनी। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, फॉजिल्स का अध्ययन करते हैं। फॉजिल्स का मतलब क्या होता है, जीवाश्म। जीवाश्मों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, पैलियोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। जैसे ही पैलियोबॉटनी का नाम आएगा वैसे ही एक नाम आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, प्रोफेसर बीरबल साहनी। ठीक है। ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर बीरबल साहनी। इनका नाम बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए।
और दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? प्रोफेसर डी पंत, प्रोफेसर बीरबल साहनी और प्रोफेसर डी पंत। ये दोनों क्या थे? फेमस इंडियन पैलियो बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बॉटनी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था और साथ में इन्होंने जीवाश्मों का अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। तो इनके बारे में क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। और प्रोफेसर बीरबल साहनी को ही क्या है? पैलियो बॉटनी का जनक कहा जाता है। यानी कि फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर बीरबल साहनी के लिए कहा जाता है। तो ये नाम याद रहना चाहिए कि पैलियो बॉटनी का जनक कौन है, भारतीय पैलियो बॉटनी का जनक कौन है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोफेसर बीरबल साहनी। प्रोफेसर बीरबल साहनी का नाम जुबान पे आते ही लखनऊ का नाम भी याद आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का नाम याद आना चाहिए। डॉक्टर बीरबल साहनी के नाम पर लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी की स्थापना की गई थी। तो ये कई सारे तथ्य पैलियो बॉटनी से आपके लिए पता चलते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि इसमें हम फॉसिल्स यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। बीरबल साहनी और डी पंत इसके क्या हैं? फेमस इंडियन पैलियो बॉटनिस्ट हैं। और बीरबल साहनी के लिए हम इंडियन पैलियो बॉटनी का जनक भी कहते हैं। आगे हमने जाना कि लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी की स्थापना की गई है। पैलियो बॉटनी की स्थापना करके डॉक्टर बीरबल साहनी के लिए सम्मान प्रदान किया गया था। आगे हम चलते हैं। अगली जो ब्रांच है वो है एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी यानी कि फाइकोलॉजी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। शैवालों का अध्ययन करते हैं। जब शैवालों के अध्ययन की बात आएगी तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक साइंटिस्ट का नाम आना चाहिए, एफी फ्रिस्ट। इनके लिए फाइकोलॉजी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, एफी फ्रिस्ट। ये भी एलटी ग्रेड में और इसमें एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है कि एम.ओ.पी. आयंगर। इन्हें हम क्या करते हैं? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी बोलते हैं। यानी कि भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कौन है? डॉक्टर एम.ओ.पी. आयंगर। इनका नाम भी याद होना चाहिए। एफी फ्रिस्ट फाइकोलॉजी के जनक हैं। एम.ओ.पी. आयंगर कौन है? भारतीय फाइकोलॉजी के जनक हैं। एम.ओ.पी. आयंगर और देशकाचार्य और आर.एन. सिंह, ये तीन नाम भारत में फाइकोलॉजी की स्टडी के लिए फेमस हैं। डॉक्टर आर.एन. सिंह, देशकाचार्य और एम.ओ.पी. आयंगर। ये भी आए हुए क्वेश्चन है टीजीटी बायो में, एलटी ग्रेड में। ये क्वेश्चन हम वहीं से आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है। अगला जो टॉपिक है माइकोलॉजी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। माइकोलॉजी के जनक कौन है? मिचेली साहब के लिए माइकोलॉजी के जनक के नाम से जाना जाता है। जब भी माइकोलॉजी की बात आएगी तो माइकोलॉजी के साथ साथ हमारे लिए मिचेली का नाम भी याद आना चाहिए, क्योंकि एम फॉर माइकोलॉजी, एम फॉर मिचेली, दोनों का सेम ही करेक्टर से नाम है, तो हमें याद होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइकोलॉजी मिचेली, माइकोलॉजी मिचेली। माइकोलॉजी के जनक कौन है? मिचेली हैं। ठीक है। इंडियन माइकोलॉजी के जनक, भाई इनके बारे में भी पता होना चाहिए। कौन है? ईजे बटलर। ईजे बटलर के लिए भारतीय कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये बात हमारे लिए याद होनी चाहिए। ठीक है। आज के टॉपिक इतने ही थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रांचेस थी, कई सारे साइंटिस्ट थे। आपने सभी साइंटिस्ट के बारे में अच्छे से सुना, जाना, और आपने शायद इसके हो सकता है कि स्क्रीनशॉट भी लिए हों। ये सारे आए हुए क्वेश्चन थे। जब आए हुए क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं तो उनकी उपयोगिता कितनी हो सकती है इसका अंदाज़ा आपके लिए खुद ही लगाना चाहिए। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहिएगा।
यदि आपके लिए हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसके लिए शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के लिए इसके बारे में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आपके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जो आप हमसे जुड़े रहे। नमस्कार, राधे राधे, जय